अगर आप ऑनलाइन न्यूज़ पढ़ते हैं तो आपने न्यूज़ क्लिक नाम के एक पोर्टल का जिक्र ज़रूर सुना होगा। अभी हाल ही में सरकार की ओर से इस पोर्टल पर दिल्ली पुलिस की ओर से इस पोर्टल के जो तमाम पत्रकार थे, इस पोर्टल के जो मालिक थे, जो संस्थापक थे, उन पर यूपा कानून लगाया गया है और उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया है। आज इस वीडियो में हम इसी विषय पर बात करेंगे कि आखिर गिरफ्तारी के कारण क्या रहे, कौन-कौन से प्रावधान है यूपा कानून में, कानून का इतिहास क्या रहा है और इसकी आलोचना क्यों की जाती है। मेरा नाम है अक्षय और आपका स्वागत है दृष्टि आईएएस की इस नई वीडियो में। चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले वीडियो की रूपरेखा को समझ लेते हैं। तो वीडियो में सबसे पहले हमने न्यूज़ यानी कि खबर की बात की। खबर को जानने के बाद हम मुख्य तौर पर आरोपों और जो मुकदमे में तमाम प्रावधान शामिल किए गए हैं, किन किन प्रावधानों के आधार पर, किन किन धाराओं के आधार पर मुकदमा दायर किया गया है, उसको जानने की कोशिश करेंगे। इसके बाद यूपा कानून का एक ओवरव्यू जानेंगे कि इसमें किस तरह के प्रावधान शामिल हैं, इस कानून का इतिहास क्या रहा है उसमें भी हम बात करेंगे और अंत में कानून की आलोचना क्यों की जाती है, उसका क्रिटिसिज्म क्या रहा है, उस पर भी बात करेंगे और एक सवाल पर भी चर्चा होगी। सवाल जो होगा वो प्रीलिम्स मेंस का है और आप 250 शब्दों में सवाल के जवाब को लिख सकते हैं। इसके अलावा ये जो पूरा विषय है मुख्य तौर पर सामान्य अध्ययन प्रश्न पत्र 2 से जुड़ा हुआ है और आप इसे भारतीय राज्य व्यवस्था यानी कि इंडियन पॉलिटी जैसे खंडों से जोड़कर देख सकते हैं। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले मामला क्या है, मुकदमा क्या है, केस क्या है, उस पर बात कर लेते हैं। तो हमने बात की न्यूज़ लॉन्ड्री जो न्यूज़ क्लिक वेबसाइट है, न्यूज़ क्लिक के तमाम जो पत्रकार हैं उनके घर पर रेड की गई। दरअसल न्यूज़ क्लिक पर आरोप ये है कि उसे विदेश से फंडिंग प्राप्त हो रही थी, ये आरोप लगाया गया है और यूपा के तहत विभिन्न धाराओं के माध्यम से कंपनी पर एफआईआर भी दायर की गई है। कौन-कौन सी धाराएं हैं? तो इसमें धारा 15 का इस्तेमाल किया गया है। अगर आप यूपा की धारा 15 को देखेंगे तो उसमें मुख्य तौर पर आतंकवादी कृत्यों को परिभाषित करने की कोशिश की गई है। जो टेररिस्ट एक्ट है वो क्या होते हैं ये बताने की कोशिश की गई है। जैसे कि ये कानून बताता है, ये पूरी धारा बताती है कि जो भी एक्ट, जो भी आपकी गतिविधि देश की सुरक्षा, एकता और अखंडता को प्रभावित करती है, उस गतिविधि को हम आतंकवादी कृत्य के तौर पर देख सकते हैं। जैसे कि आप स्मगलिंग करते हैं, जैसे कि आपकी गतिविधि की वजह से, आपके किसी एक्ट की वजह से किसी व्यक्ति की जान चली जाती है, आप मास लेवल पर किलिंग करते हैं। तो इस तरह की जो घटनाएँ हैं, जो ह्यूमन ट्रैफिकिंग है, इस तरह की दूसरी जो घटनाएँ हैं, मनी लॉन्ड्रिंग हो गई, तो बहुत सारी घटनाओं को मिला करके इसको परिभाषित करने की कोशिश की गई है। इसके बाद आप धारा 16 पर आते हैं, सेक्शन 16 पर आते हैं, तो सेक्शन 16 मुख्य तौर पर जो आतंकवादी कृत्य है, उसमें सज़ा का निर्धारण करता है। यानी कि मान लीजिए कि किसी व्यक्ति पर ये आरोप तय हो जाते हैं कि वो किसी आतंकवादी कृत्य से जुड़ा हुआ था, तो उसको क्या सज़ा दी जाएगी, वो सज़ा का निर्धारण यूपा एक्ट के सेक्शन 16 में किया गया है। क्या-क्या सज़ा दी जा सकती है? तो सज़ा जो सबसे न्यूनतम सज़ा है, वो 5 साल तक की हो सकती है, सबसे कम 5 साल तक की सज़ा है और सबसे अधिकतम जो है, वो आजीवन कारावास की सज़ा दी जा सकती है। हालाँकि यहाँ पर भी एक लेवल ऊपर उठकर यदि आपकी किसी गतिविधि की वजह से, किसी टेररिस्ट एक्ट की वजह से किसी व्यक्ति को अपनी जान गँवानी पड़ती है, किसी व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है, तो ऐसी परिस्थिति में सरकार और कोर्ट आपको मृत्यु दंड की सज़ा और आजीवन कारावास की सज़ा भी दे सकती है। तो ये तो मुख्य तौर पर प्रावधानों की बात हुई। एक ओवरव्यू हमने जाना कि कौन-कौन से धाराओं का इस्तेमाल करते हुए कंपनी पर एफआईआर की गई है। अब हम आगे बढ़ते हैं और गैर कानूनी गतिविधियां रोकथाम अधिनियम यानी कि यूपा अनलॉफुल एक्टिविटीज प्रिवेंशन एक्ट, ये जो कानून है, ये कानून क्या है, इसका इतिहास क्या रहा है, कौन-कौन से प्रावधान हैं, इन पर बात करते हैं। उन प्रावधानों को जब हम समझेंगे तो हमें ये भी पता चलेगा कि इस कानून की आलोचना क्यों होती है। तो इसके प्रावधानों की बात करें तो मुख्य तौर पर भारत का जो एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रक्चर है, जो पुलिस सिस्टम है, उसको किसी भी अनसोशल एलिमेंट से निपटने के लिए एक अलग से एक वैकल्पिक फ्रेमवर्क प्रदान करता है, एक अल्टरनेटिव लीगल फ्रेमवर्क प्रदान करता है, जो कि हमारे पारंपरिक लीगल फ्रेमवर्क से अलग है। कैसे अलग है? तो जैसे पारंपरिक लीगल फ्रेमवर्क में जो हमारे जिन लोगों को गिरफ्तार किया जाता है, उनको कुछ छूट दी जाती है, उनको कुछ अधिकार दिए जाते हैं। लेकिन ये जो वैकल्पिक फ्रेमवर्क है, इसमें अधिकार नहीं दिए जाते। व्यूपा कानून के तहत आपको कोई विशेष अधिकार नहीं मिलता है। क्या होता है इस कानून के तहत?
तो इस कानून ये जो कानून है, ये कानून सरकार को ये अधिकार देता है कि सरकार किसी व्यक्ति को, सरकार किसी कंपनी को, किसी निकाय को या फिर किसी गतिविधि को गैर कानूनी घोषित कर सकती है। इल्लीगल एक्ट के तौर पर, इल्लीगल पर्सन के तौर पर, इल्लीगल कंपनी के तौर पर उसको नामित किया जा सकता है, यदि वो जो कंपनी है, यदि वो जो व्यक्ति है या फिर वो जो काम है, वो देश में अलगाववाद की भावना को बढ़ावा देता है, वो देश में सेपरेटिस्ट एलिमेंट्स को बढ़ावा देता है। तो ऐसी स्थिति में उस व्यक्ति के खिलाफ, उस कंपनी के खिलाफ, उस गतिविधि को गैर कानूनी घोषित किया जा सकता है। और यदि किसी व्यक्ति पर यह मुकदमा दायर होता है यूपा कानून के तहत, तो जो भी सुरक्षा एजेंसी उसको गिरफ्तार कर रही है, उस एजेंसी के लिए ये, उस एजेंसी को ये छूट मिलती है कि वो 180 दिनों में आरोप पत्र दाखिल कर सकती है। अगर आप सामान्य कानून को देखेंगे तो सामान्य कानून आरोप पत्र दाखिल करने की जो समय देता है वो 60 से 90 दिनों का देता है, लेकिन यूपा कानून सुरक्षा एजेंसियों को 180 दिनों का पूरी टाइम पीरियड देता है कि वो 180 दिनों तक समय ले सकती है अपना आरोप पत्र दाखिल करने में। तो ये भी एक विशेष बात है। यहीं पर हमने बात की थी कि एक वैकल्पिक फ्रेमवर्क है और पारंपरिक फ्रेमवर्क से अलग है, क्योंकि पारंपरिक फ्रेमवर्क में तो 60 से 90 दिन दिए जाते हैं आपको चार्जशीट दाखिल करने के लिए, लेकिन यहाँ पर 180 दिन दिए जा रहे हैं। और प्रावधान ये भी है कि अगर जांच एजेंसी को लगता है कि और ज्यादा दिनों की जरूरत है तो वो कोर्ट के सामने जा सकते हैं, इस संबंध में एफिडेविट दाखिल कर सकते हैं, इस संबंध में कोर्ट से मांग कर सकते हैं कि अभी सुरक्षा एजेंसी को और ज्यादा समय की जरूरत है और इसको, इस 180 दिनों के पीरियड को और ज्यादा एक्सटेंड किया जा सकता है। यहीं से इस पूरे कानून की आलोचना भी शुरू होती है। इसके बाद दूसरे प्रावधान की बात करते हैं तो इस पूरे कानून की एक विशेष बात ये भी है कि ये कानून न केवल भारतीय नागरिकों पर लागू होता है बल्कि ये कानून विदेशी नागरिकों पर भी लागू होता है। इसका क्या मतलब हुआ? तो इसका मतलब ये है कि यदि कोई विदेशी नागरिक भारत में आकर भारत में अलगाववादी भावनाओं को बढ़ावा देता है, किसी टेररिस्ट एक्ट को अंजाम देता है, तो उस व्यक्ति पर भी यूपा कानून लागू किया जा सकता है। ये भी एक इसका विशेष कानून है। इसके अलावा इसका एक विशेष प्रावधान ये भी है कि ये जो पूरा एक्ट है, इसके जो प्रावधान है, जो प्रोविजंस हैं, वो न केवल भारत की टेरिटरी में लागू होते हैं बल्कि भारत के बाहर किसी दूसरे देश की टेरिटरी में भी इन प्रावधानों को लागू किया जा सकता है। उदाहरण के लिए मान लीजिए कि किसी दूसरे देश में कोई ऐसी एक्टिविटी होती है, कोई ऐसी गतिविधि होती है जो कि भारत के किसी एक क्षेत्र को देश से अलग करने की बात करती है, यानी कि कोई सेपरेटिस्ट मूवमेंट की शुरुआत होती है, तो वहां पर भी भारत यूपा कानून को लागू कर सकता है। हालांकि शर्त यह है कि जिस देश में कानून लागू किया जा रहा है उस देश की सरकार के साथ भारत के बेहतर संबंध होने चाहिए। ये इसके प्रावधानों की बात हुई। इसके अलावा हमने सजा की बात पहले भी कर ली। मृत्युदंड दिया जा सकता है, कैपिटल पनिशमेंट दी जा सकती है और आजीवन कारावास दिया जा सकता है। तो ये तो प्रावधानों की बात हुई। अब हम आगे बात करते हैं कि भारत में यूपा का जो कानून है, अनलॉफुल एक्टिविटीज प्रिवेंशन जो एक्ट है, इस एक्ट का विकास क्रम क्या रहा है, इसका डेवलपमेंट, पूरा एक चरण किस तरह से ये कानून डेवलप हुआ। तो इस कानून की शुरुआत जब भारत में होती है तो वो लगभग 1960 के मध्य का दौर था। और 1960 के मध्य का जो दौर था, उस पूरे दौर के दौरान भारत में जो अलगाववादी एक्टिविटीज थी, खासतौर पर जो नक्सलवादी एक्टिविटीज थी, वो बहुत ज्यादा बढ़ रही थी। तो ऐसे में सरकार को एक ऐसे उपकरण की जरूरत थी कि जिसका इस्तेमाल करते हुए इन गतिविधियों पर रोकथाम लगाई जा सके और सरकार लोगों को और ज्यादा कस के रख सके, सरकार लोगों पर और ज्यादा नियंत्रण कर सके, ताकि भारत की एकता को बनाए रखा जा सके, भारत की सुरक्षा को बनाए रखा जा सके, भारत की अखंडता को बनाए रखा जा सके। और इसी को ध्यान में रखते हुए भारत सरकार की ओर से साल 1967 में इस कानून को पेश किया जाता है। इसके बाद 2 बार इस कानून में संशोधन भी होता है। दरअसल संशोधन 3 बार हुआ है, लेकिन सबसे नवीनतम जो संशोधन है वो 2019 का है और उससे पहले 2 बार संशोधन हुआ था। पहला 2008 में और दूसरा 2012 में। और इन दोनों संशोधनों के माध्यम से यूपा कानून में जमानत के जो प्रावधान हैं, बेल के जो प्रोविजन हैं, उनको और ज्यादा सख्त कर दिया जाता है, उनको और ज्यादा कड़ा कर दिया जाता है। और साल 2019 में क्या प्रावधान किए गए थे? तो प्रावधान दरअसल ये था कि अब कोर्ट यदि इस बात से संतुष्ट है कि जो प्राइम फेसिया जो है आरोपी के खिलाफ मुकदमा मौजूद है, तो कोर्ट बिना मामले की जांच किए हुए, बिना सबूतों को देखे हुए, बिना गवाहों को सुनते हुए उस व्यक्ति को जमानत देने से इनकार कर सकती है। और साल 2019 में सुप्रीम कोर्ट ने इन पूरे प्रावधानों की वैधता को भी सही ठहराया था।
सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि अगर जो कोर्ट है, अगर कोर्ट को ये लगता है कि ये मुकदमा सही है, तो कोर्ट जो है वो सबूतों और परिस्थितियों की जांच नहीं करेगी, उसका विश्लेषण नहीं करेगी। कोर्ट मेरिट के आधार पर डिसीजन नहीं लेगी। कोर्ट केवल इस आधार पर डिसीजन लेगी कि सरकार की ओर से इस पूरे मामले में किस तरह के तर्क पेश किए गए हैं, किस तरह की बातें की गई हैं। अगर सरकार ने ये कहा है कि इसकी वजह से देश की एकता, अखंडता और सुरक्षा पर खतरा आ सकता है, तो कोर्ट जमानत देने से इनकार कर सकती है। यानी कि मामले की टोटलिटी को देखने की बात की गई थी। सुप्रीम कोर्ट जो है वो सबूतों को नहीं देखेगी, कोर्ट परिस्थितियों को नहीं देखेगी, कोर्ट मेरिट को नहीं देखेगी, कोर्ट केवल सरकार की बातों पर विश्वास करेगी। ऐसा इन दोनों संशोधनों के माध्यम से किया गया था। इसके बाद 2019 में भी एक संशोधन आया था। 2019 के संशोधन के माध्यम से मुख्यतः 2 प्रावधान ऐड किए गए थे। इसमें पहला प्रावधान ये था कि सरकार यदि चाहे तो सरकार किसी व्यक्ति को, यदि वो व्यक्ति किसी आतंकवादी गतिविधि से जुड़ा हुआ है, तो उस व्यक्ति को टेररिस्ट के तौर पर नामित कर सकती है। कब कर सकती है? जब वो व्यक्ति किसी आतंकवादी कृत्य में हिस्सा लेता हो, यदि वो आतंकवादी गतिविधि कराने में उसकी तैयारी कराने में मदद करता हो, या फिर आतंकवाद को बढ़ावा देने में मदद करता हो। ये प्रावधान शामिल किया गया था। इसके अलावा ये भी शामिल किया गया था कि जो एनआईए के महानिदेशक हैं, जो डायरेक्टर जनरल हैं, यदि किसी मामले की जांच एनआईए यानी कि नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी द्वारा की जा रही है, तो एनआईए के महानिदेशक जो भी आरोपी व्यक्ति है, उसकी संपत्ति को जब्त करने का आदेश दे सकते हैं। ये भी एक इसमें प्रावधान शामिल किया गया था। तो ये हमने संशोधन की बात कर ली। अब बात करते हैं कि इस कानून की आलोचना क्यों होती है, किन आधारों पर इसकी आलोचना की जाती है, उसको जानने की कोशिश करते हैं। तो सबसे पहली आलोचना ये होती है कि इसमें जिन शब्दों का इस्तेमाल किया गया है, वो शब्द बहुत ज़्यादा अस्पष्ट है, बहुत ज़्यादा वेग हैं। जैसे आतंकवादी एक शब्द हो गया, टेररिस्ट एक्टिविटी एक शब्द है, तो आप टेररिस्ट एक्टिविटी को कैसे परिभाषित करेंगे? ये एक बड़ा चैलेंज आता है, जिसकी वजह से चुनौती भी आती है। आगे हम उस पर बात करेंगे कि चुनौती किस तरह से आती है। लेकिन बहुत सारे ऐसे शब्द हैं जिनको बहुत अस्पष्ट तरीके से इस्तेमाल किया गया है। हमने बात की टेररिस्ट शब्द हो गया, इसके अलावा अनलॉफुल एक्टिविटीज़ का जो इस्तेमाल है, गैर कानूनी गतिविधि क्या होगी उसको, या फिर ये जैसे हमने पहले भी बात की कि आतंकवादी गतिविधियों की तैयारी कराना, इसका क्या मतलब हुआ? या फिर आतंकवादी गतिविधियों में मदद करना, इसका क्या मतलब हुआ? मदद इंटेंशनल हो सकती है या अनइंटेंशनल हो सकती है, कि मान लीजिए आपके पास कोई आतंकवादी आता है, आपको पता नहीं है और आप उसको लिफ्ट दे देते हैं, तो ऐसी स्थिति में क्या आपको सज़ा होगी या फिर सज़ा नहीं होगी? तो इस तरह की तमाम जो चीज़ें हैं, इन चीज़ों का गलत दुरुपयोग किया जा सकता है। सरकार इन चीज़ों के आधार पर किसी निर्दोष व्यक्ति को सज़ा दे सकती है, सिस्टम किसी निर्दोष व्यक्ति को फँसा सकता है। तो ये इसकी एक सबसे बड़ी आलोचना है कि इसका दुरुपयोग बहुत जल्दी हो सकता है, और दुरुपयोग सरकार द्वारा भी किया जा सकता है। सरकार कई बार असहमति के अधिकार को प्रभावित करती है। कई बार सरकार ये अपने जो विरोधी हैं, उन विरोधियों को दबाने के लिए इस कानून का इस्तेमाल करती है, और ये कोई नई बात नहीं है। पहले भी इस कानून का इस्तेमाल अपने विरोधियों, अपनी असहमतियों को दबाने के लिए किया जाता था, और अभी भी इस पूरे कानून का इस्तेमाल अपने विरोधियों और अपनी असहमति को दबाने के लिए किया जाता है, और जो कि ज़ाहिर तौर पर जो वाक स्वतंत्रता है, जो फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन है, जो बोलने की आज़ादी है, उसका भी उल्लंघन होता है। इस तरह से, क्योंकि ये जो पूरा कानून है, ये कानून वैध राजनीतिक असहमति और आपराधिक कृत्य के बीच कोई अंतर नहीं करता। मान लीजिए कि कोई व्यक्ति सही बात के आधार पर सरकार की आलोचना कर रहा है, और सरकार कहती है कि ये व्यक्ति आतंकवादी है, और उसको उस पूरे कानून के तहत गिरफ्तार कर लिया जाता है। तो यहाँ पर वो व्यक्ति तो बात सही कर रहा था, वो व्यक्ति डेमोक्रेसी को और ज़्यादा मजबूत कर रहा था, लेकिन उसी डेमोक्रेसी ने अपने इंस्ट्रूमेंट्स का इस्तेमाल करते हुए उस व्यक्ति को जेल में डाल दिया। इसके अलावा सज़ा की दर के आधार पर भी कई बार इसकी आलोचना होती है। ये कहा जाता है कि अगर कोर्ट में इस पूरे पूरे कानून से जुड़े 100 मामले आते हैं, तो उसमें से केवल 2 मामलों में ही सज़ा होती है। तो जो कन्विक्शन रेट है केवल 2% है। तो ज़ाहिर तौर पर जो अधिकांश मामले हैं, वो मामले गलत होते हैं, कोर्ट में खारिज हो जाते हैं। तो यहाँ पर भी इसकी एक आलोचना बन के निकलती है, और एक आलोचना इस आधार पर भी होती है कि ये कानून संघवाद की भावना को प्रभावित करता है। फेडरलिज्म का जो एक पूरा हमारे संविधान में शामिल किया गया है, पूरा एक एलिमेंट जो शामिल है, उसको भी प्रभावित करता है, उसका भी उल्लंघन करता है। कैसे करता है? तो ये जो पूरा कानून है, ये कानून पुलिस का अधिकार केंद्रीय एजेंसियों को देता है, यानी कि केंद्र सरकार पुलिस पर कानून बना रही है।
लेकिन अगर आप संविधान को पढ़ेंगे तो वहां पर पुलिस के मामले पर कानून बनाने का जो अधिकार है वो स्टेट को दिया गया है, वो राज्य सूची में शामिल है और राज्य सरकार ही उस पर कानून बना सकती है। लेकिन क्योंकि केंद्र सरकार कानून बना रही है तो जाहिर तौर पर यहाँ पर जो फेडरलिज्म की भावना है, जो संघवाद की भावना है वो प्रभावित हो रही है। तो ये तमाम आधार हुए जिनके माध्यम से इस पूरे कानून की आलोचना की जाती रही है, बहुत लंबे समय से की जाती रही है। तो ये इस पूरे विषय की बात हुई, हमने कानून को समझा, कानून की आलोचनाओं पर बात की। अब हम आगे बढ़ते हैं और अंत में एक प्रश्न की भी बात कर लेते हैं। प्रश्न जो है वो मेंस का है और आप 250 शब्दों में इस प्रश्न के जवाब को लिख सकते हैं। आज का हमारा प्रश्न है कि नागरिक समाज द्वारा हमेशा से ही यूपा की आलोचना की जाती रही है क्योंकि ये असहमति की संवैधानिक स्वतंत्रता, कानून के शासन और निष्पक्ष सुनवाई के विपरीत है। टिप्पणी कीजिए। तो आपको 250 शब्दों में इस प्रश्न के जवाब को लिखना है। इसके अलावा आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं कि राजद्रोह का कानून आईपीसी के कौन से सेक्शन से जुड़ा हुआ है। मुझे उम्मीद है कि इस वीडियो में जिन बिंदुओं पर बात की गई है वो आपको समझ में आएंगे और यदि आपके प्रश्न पत्र यदि आपके प्रश्न पत्र में इससे जुड़ा कोई भी सवाल आता है तो आप उसे आसानी से हल कर सकेंगे। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।